गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जहांगीर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं पीजी सेमेस्टर 4 पेपर इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत लॉज ऑफ सी वारफेयर यानी समुद्र युद्ध के नियम के विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युद्ध 3 प्रकार से लड़े जाते हैं, जिनमें एक स्थल युद्ध होता है, दूसरा हवाई युद्ध होता है और तीसरा समुद्र युद्ध होता है। स्थल युद्ध स्थल सेना के द्वारा लड़ी जाती है। हवाई युद्धों में लड़ाकू विमानों एवं हवाई जहाज़ों का प्रयोग होता है तथा समुद्र युद्ध में समुद्र के सामुद्रिक रणपोतों के द्वारा लड़ी जाती है। समुद्र युद्ध के नियम के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि आधुनिक राष्ट्रों में समुद्र युद्ध के नियमों का काफ़ी महत्व है। समुद्र युद्ध नौसेना के द्वारा लड़ी जाती है। जिस देश की नौसेना शक्तिशाली रहती है वह युद्ध में भी प्रबल रहता है। समुद्र युद्ध के उद्देश्य हैं शत्रु के समुद्री सेना को पराजित करना, जिसके लिए जहाज़ों को डुबाना, उस पर कब्जा करना, शत्रु के तट पर की गई किलेबंदी और सैनिक संस्थानों को नष्ट करने जैसे व्यवहार अपनाए जाते हैं। इसके साथ जहाज़ों को आने जाने से रोकना तथा युद्ध के सैन्य सामग्री के व्यापार को रोकना, तटस्थ देशों से मिलने वाली सेवाओं को रोकना, शत्रु को हराने के लिए स्थल एवं वायु सेनाओं को सहायता करना आदि शामिल होता है। शत्रु देश की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उसके समुद्री व्यापार में बाधा भी पहुंचाया जाता है। समुद्र युद्ध के नियमों का संकलन विभिन्न घोषणाओं एवं कन्वेंशनों के द्वारा स्थापित किया गया है। समुद्र युद्ध संबंधी विधियों का संकलन की शुरुआत 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। आधुनिक युग में 1856 की पेरिस घोषणा, हेग कन्वेंशन 1907, लंदन घोषणा 1909, वाशिंगटन संधि 1922, जेनेवा अभिसमय 1949 आदि द्वारा युद्ध संबंधी अनेक नियमों का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत समुद्र युद्ध विधियों का भी वर्णन है। समुद्री युद्ध के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून कोड नियम वर्तमान समय में व्यवहार में हैं, जिनका वर्णन निम्न शीर्षकों के अधीन किया जा सकता है। सबसे पहला है शत्रु के निजी और सार्वजनिक जहाज़ों पर आक्रमण संबंधी नियम। इसके अंतर्गत युद्ध करने वाले देशों के द्वारा शत्रु के सार्वजनिक और निजी जहाज़ों पर खुले समुद्र या उनके प्रादेशिक समुद्रों पर आक्रमण या कब्जा किया जा सकता है, परंतु तटस्थ बंदरगाहों और जलों में खड़े शत्रु के जहाज़ों पर ना तो आक्रमण किया जा सकता है और ना ही कब्जा। दूसरा नियम है शत्रु के व्यापारिक पोत संबंधी। इसके अंतर्गत शत्रु के व्यापारिक पोतों पर उस स्थिति में आक्रमण किया जाता है जब वे नियमानुसार अपनी तलाशी देने से मना कर दे। पेरिस घोषणा के अनुसार इन पोतों पर केवल शत्रु के रणपोत ही आक्रमण कर सकते हैं। यदि व्यापारिक पोतों पर शत्रु द्वारा बिना पूर्व चेतावनी के
आक्रमण किया जाता है तो दूसरे युद्धमान देश को अपनी रक्षा के लिए कार्यवाही करने का अधिकार है। समुद्र युद्ध संबंधी अगला नियम है पनडुब्बियों के प्रयोग संबंधी नियम। इसके अंतर्गत शत्रु के जहाजों और शत्रु की समुद्र सीमा के विरुद्ध पनडुब्बियों के द्वारा आक्रमण करना बिल्कुल उचित माना जाता है, परंतु व्यापारिक जहाजों पर पनडुब्बियों का आक्रमण केवल उस परिस्थिति में ही किया जा सकता है जब व्यापारिक जहाज सैनिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जा रहे हों, और जब कोई पनडुब्बी व्यापारिक जहाज को पकड़कर बंदरगाह तक नहीं ला सकता है तो ऐसी परिस्थिति में पनडुब्बी व्यापारिक जहाज को डुबो सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन पनडुब्बियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यापारिक जहाजों, युद्ध लड़ने वाले जहाजों, यहाँ तक कि तटस्थ जहाजों को भी नष्ट कर दिया था। इस संदर्भ में अब चौथे नियम के रूप में हम बात करेंगे शत्रु की सेवा में शामिल तटस्थ व्यापारिक जहाज संबंधी नियम। लंदन घोषणा 1909 में यह स्वीकार किया गया था कि यदि तटस्थ जहाज युद्ध की कार्यवाहियों में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहा हो, जब ऐसा जहाज शत्रु के आदेशानुसार समुद्र में जा रहा हो तथा ऐसा जहाज शत्रु की सरकार की सेवा में लगा हो, तो इस पर कब्जा किया जा सकता है। इसी प्रकार पांचवें बिंदु के अंतर्गत गैर योद्धा सदस्यों की स्थिति संबंधी नियम है। गैर योद्धा सदस्यों पर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं किया जा सकता है। गैर योद्धा सदस्य का अर्थ है कि वैसे लोग जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में या युद्ध करने वाले सैनिकों के साथ सशस्त्र सहित सम्मिलित नहीं होते हैं। गैर योद्धा सदस्यों में सर्जन, पादरी तथा अस्पताल के स्टाफ सदस्य आते हैं और इनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से शत्रु देश के सैनिकों द्वारा आक्रमण करना युद्ध संबंधी नियमों का उल्लंघन माना जाता है। अगला नियम है गैर सरकारी शत्रु नागरिक संबंधित। इसके अंतर्गत यदि शत्रु पक्ष के गैर सरकारी नागरिक हथियार लिए हुए शत्रु जहाजों पर पाए जाते हैं तो उन पर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं किया जा सकता और उनको ये सुविधा या विशेषाधिकार तभी प्राप्त है जब वे शत्रु के सशस्त्र सेनाओं के सदस्य नहीं हों और लड़ाई में भाग नहीं ले रहे हों। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे लोगों को युद्धबंदी बनाया जा सकता है। समुद्र युद्ध संबंधी अगला नियम है समुद्र में बारूदी सुरंग लगाने संबंधी नियम। हेग समझौता 1907 में समुद्र में तैर रही बारूदी सुरंगें जो हाथ लगाते फट जाए को निषेध किया गया है, अर्थात ऐसी बारूदी सुरंगों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, परंतु ऐसी सुरंगें के प्रयोग पर बल दिया गया है जो नियंत्रण हटने के 1 घंटे पश्चात बेकार हो जाए और फटे नहीं। बारूदी सुरंगें शत्रु के व्यापार में बाधा डालने के लिए तटों और बंदरगाहों पर बारूदी सुरंगें लगाई जा सकती है। 8वां नियम है शत्रु योद्धा की स्थिति। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं युद्ध में केवल उसी व्यक्ति पर आक्रमण किया जाता है जो युद्ध लड़ रहा होता है। बीमार और घायल
तथा आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को शरण दी जाती है। 1907 के हेग अभिसमय के अनुसार व्यापारिक जहाजों के नाविक सदस्यों और तटस्थ अधिकारियों को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। यदि इन्हें किसी कारणवश बंदी बना ली गई हो तो उनकी रक्षा की जानी चाहिए। समुद्र युद्ध संबंधी नवे नियम के रूप में युद्ध में पकड़े गए शत्रु जहाज के अधिकारियों और नाविकों की व्यक्तिगत संपत्ति संबंधित विश्लेषण इस प्रकार है। सैद्धांतिक रूप से युद्ध में पकड़े गए शत्रु जहाज के अधिकारियों और नाविकों की व्यक्तिगत संपत्ति पकड़ने वाले राज्यों की हो जाती है। फिर भी न्याय और सद्भावना की दृष्टि से उसे उसके स्वामियों को लौटा दिया जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यदि यह संपत्ति नहीं लौटाई जाती है उसके स्वामियों को तो यह युद्ध संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगला नियम घायल, बीमार तथा पीड़ित व्यक्ति संबंधी है। जिनेवा समझौता 1949 में समुद्र युद्ध में रोगियों, घायलों और डुबोए जहाजों के सदस्यों के संबंध में कई नियम निर्धारित किए गए हैं। युद्ध में घायल और बीमार व्यक्तियों के लिए उचित चिकित्सा एवं देखभाल की व्यवस्था की जानी चाहिए। समुद्र युद्ध में पकड़े गए युद्धबंदियों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि स्थल युद्ध के युद्धबंदियों के साथ किया जाता है। किसी भी स्थिति में शत्रु देश के घायल एवं बीमार सैनिक तथा युद्धबंदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। समुद्र युद्ध नियम के अंतर्गत छल, कपट और मूर्खता। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जल युद्ध में भी छल, कपट और मूर्खता स्वीकार की गई है। जहां तक गलत ध्वज के प्रयोग का संबंध है तो लड़ाकू जहाज द्वारा उस समय तक तटस्थ अथवा शत्रु राज्य की ध्वज का प्रयोग कानूनी है जब तक वह किसी युद्धपोत का पीछा कर रहा हो, परंतु यह आवश्यक है कि उसके द्वारा आक्रमण से पहले उसे अपने राष्ट्र का झंडा फहरा दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार अगला नियम है डाक पत्र ले जाने वाले जहाजों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि हेग समझौता 1907 में यह नियम निर्धारित किया गया है कि शत्रु की एक डाक जब्त या नष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु नाकाबंदी की गई बंदरगाहों की ओर यदि कोई जहाज डाक लेकर जा रहा हो तो उसे रोक ली जाती है, परंतु रोके जाने के पश्चात कब्जा करने वाले देश को जल्द से जल्द उस जहाज में पाए गए डाक को उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि समुद्र युद्ध के अंतर्गत कौन कौन से पोत आक्रमण से मुक्त होते हैं। यह भी समुद्र युद्ध के नियम के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार अगला नियम है आक्रमण से मुक्त पोत। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार युद्ध लड़ने वाले राज्य अपने युद्धपोतों द्वारा शत्रु के निम्न पोतों पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, जिनमें चिकित्सालय पोत, दूसरा धार्मिक, वैधानिक और परोपकारी कार्यों में लगे पोत, तीसरा मछली पकड़ने वाले जहाज, चौथा युद्धबंदियों का विनिमय करने वाला जहाज, अर्थात जिस जहाज के द्वारा दो शत्रु देश अपने अपने युद्धबंदियों का एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं,
वैसे जहाज। पांचवा, भटकते हुए पोत, अर्थात जो पोत समुद्र में रास्ता भटक जाए उस प्रकार के पोत। और छठा, डाक सेवा वाले नौकाएं। मुख्य रूप से ये उस प्रकार के जलपोत हैं जिस पर शत्रु देश के द्वारा आक्रमण किया जाना समुद्र युद्ध संबंधी नियम का उल्लंघन माना जाता है। तो ये मोटे तौर पर समुद्र युद्ध संबंधी नियम हैं, मुख्य रूप से ये नियम हैं। परंतु अब हम यहाँ निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, सम्मेलनों एवं अभिसमयों द्वारा समुद्र युद्ध के विभिन्न नियमों को स्वीकार तो कर लिया गया है ताकि युद्ध में अनावश्यक बर्बरता एवं अमानुषिकता को दूर किए जा सके। फिर भी अनेक संप्रभु राष्ट्र युद्ध के समय इन नियमों को ताक में रख देते हैं एवं उनके द्वारा स्वीकृत नियमों एवं परंपराओं का पालन नहीं किया जाता है। प्रायः ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इन नियमों का प्रायः उल्लंघन किया जाता रहता है। सभी देशों की नौसेनाएं हमेशा समुद्री युद्ध के नियमों के पालन की इच्छा रखते हैं, परंतु कई बार परिस्थिति नियंत्रण में नहीं रहने के कारण उनके द्वारा भी नियमों का उल्लंघन हो जाती है और इनको युद्ध में होने वाले हानि मानकर सहन कर लिया जाता है। समुद्र युद्ध के नियम हो या स्थल युद्ध के नियम या फिर हवाई युद्ध के नियम, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न नियमों का उल्लंघन बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। धन्यवाद। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों के लिए